साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पिछले 1020 दिन से 19वें दिन से निरंतर यह हिंदी में कार्यक्रम को चला रहा है, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और इसके पश्चात यह अंग्रेजी में भी होता है और उसके पश्चात फिर आपको मलयालम भाषा में होता है। और हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान को हम प्रचार प्रसार करते रहें, और यही बस मुख्य उद्देश्य के साथ सभी आप सबों के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज के इस मीटिंग को प्रारंभ करने के पहले हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन एक स्पीकर को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं एक नए विषय पर लेक्चर देने के लिए। और आज के दिन हम लोग एक के सामने में है लखनऊ के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि आज हम लोगों को सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडिविजुअल मेंटल स्टेट ऑफ द होम्योपैथिक विद द क्लिनिकल केसेस वो बताने जा रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी पिछले 2002 से BHMS करने के पश्चात ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लखनऊ में सांझा होम्योपैथिक सेंटर में। और इसमें निरंतर सेमिनार का आयोजित करते भी रहते हैं, मरीजों के अनुसार काउंसलिंग, मोटिवेशन और साइकोथेरेपी भी प्रदान करते हैं। शक्ति विद्यापीठ से इन्होंने रेपर्टरी के माइंड सेक्शंस और दवा को पर्सनैलिटी को समझाना, सॉल्व केस को उदाहरण के साथ इन्होंने कई एक काम किया है। इसके साथ ही ये कई एक सेमिनार, वर्कशॉप पटना, खड़गपुर, गड़बेड़ा, देवरिया, लखनऊ आदि में आयोजित किया है। और इन्होंने ये ट्रांसमिशन के द्वारा भी ये इलाज करते हैं। तो आज को मैं इनको बधाई देता हूं और आप सब इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब अपना सेशंस को प्रारंभ करें। ओवर टू यू डॉक्टर शैलेंद्र जी। गुरु जी को चरणों में बारंबार प्रणाम। और सबसे पहले IFP जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो निरंतर ये सेशन चलता रहा और हम लोग 1000 सेशन पूरा कर चुके हैं। तो आज की जो टॉपिक है 10 सिग्निफिकेंट रोल एंड इंडिविजुअल्स मेंटल स्टेट इन होम्योपैथी। सर आवाज आ रही है? हाँ, सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सर। तो हम जो है ये आज दो प्रैक्टिकल अप्रोच भी, मैं कुछ केसेस को भी दिखाऊंगा अपने क्लिनिक का, और जो मेंटल स्टेट को जो मैंने समझा है मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मेंटल स्टेट में जो सबसे पहले जो मैं माइंड के जो मन के जो 3 बिंदु हैं, उस बिंदु में सबसे पहले हम थॉट्स, फीलिंग और एक्शन, ये तीनों मिलके हमारे मन को हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव ऑरा देते हैं। मेरे मन में आए हुए जो विचार हैं, वो विचार फिर उस विचार के अनुसार हमारे जो महसूस कर रहे हैं, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, और वो अच्छा और बुरा महसूस करने के पश्चात जो हम एक्शन लेते हैं या एक्शन नहीं लेते हैं, वो सारी चीज़ों को मिलके हमारा जो है एक मेंटल स्टेट तैयार होता है। और ये निरंतर बदलता रहता है। ये इसके कई फैक्टर होते हैं जो हमें हमेशा जो है प्रभावित करते रहते हैं इस चीज़ को लेके। और मेंटल स्टेट को प्रभावित करने में जैसे आपका स्ट्रेस हुआ, आपका हेल्थ हुआ, आपके ऊपर में जो सोशल कंसर्न हुआ, आपका खान पान, आपका स्लीप, ये जो फैक्टर हैं ये अलग अलग तरीके से हमें प्रभावित करते रहते हैं। और इसको मिला के हम कुछ न कुछ अपनी जो है प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। और अगर हम कुछ प्रतिक्रिया पॉजिटिव देते हैं तो ये केवल हमारे इस स्टेट के ही कारण आता है, और अगर हम निगेटिव भी देते हैं तो इसी स्टेट के कारण हमारा सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ चीज है। तो हम चलिए देखते हैं आगे। इसको डॉक्टर हेनमैन साहब ने 211 और 208 एप्रोजम में
बहुत ही अच्छे से समझाया है कि इसका इम्पोर्टेंस हमारी होम्योपैथी में कितना है, और इसको लेके काफी उन्होंने लिखा, द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट इज ऑफ्टन द डिसीव फैक्टर इन सेलेक्टिंग द रेमेडी। आप जो दवा सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर आपका जो है काम करता है। और इस तरीके से क्रॉनिक डिजीज को लेके भी उन्होंने लिखा है कि इन क्रॉनिक डिजीज ऑफ्टन attention should be paid to the patient's mental disposition. This often reveal the true root of the disease. डॉक्टर केंट साहब ने इसको अपने तरीके से लिखा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, द मेंटल स्टेट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द पेशेंट माइंड एज एक्सप्रेस्ड थ्रू इमोशंस, थॉट्स, रिएक्शन, फियर, इरिटेबिलिटी, सेंसिटिवनेस and behavior responses. Dr. Kent emphasized that the mental state is the highest and most expressive plan of disease, revealing the true direction and depth of the internal disorder. जो हमारा जो इंटरनल डिसऑर्डर है उसको एक इस तरीके से आपका प्रेजेंट करता है, आपके इमोशंस और थॉट्स, रिएक्शन जो आप कर रहे हैं, आपके डर, आपकी इरिटेबिलिटी, आप कितने सहनशील हैं, वो सारी चीजें, आपके बिहेवियर, वो सारी चीजों को आप रिप्रेजेंट करता है। While it may fluctuate and circumstances, it always reflect the patient inner deviation from the health and therefore must be observed carefully. डॉक्टर केंट साहब ने इसको बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दिया है, और डॉक्टर केंट साहब के इस उसमें गाइडेंस में कई चीजें जो है उन्होंने मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट किया। डॉक्टर केंट साहब ने इसको अलग अलग बिंदु दिया। द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज इन एवरी केस आर द मेंटल सिम्टम। ये केंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फिलॉसफी में द रेमेडी इज डिटरमाइंड मोर बाय व्हाट द पेशेंट थिंक एंड फील देन तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, द माइंड इज द की टू द इनर मैन, विदाउट इट यू कैन नॉट फाइंड द सिमिलमम। डॉक्टर केंट साहब ने इसको सिमिलमम के लिए बहुत ही जरूरी बताया कि यदि अगर हम माइंड को समझना है तो माइंड को भी हमें उसको कंसीडर करना है। और व्हेन द मेंटल स्टेट इंप्रूव वी नो द रेमेडी इज एक्टिंग। और मेंटल स्टेट अगर इंप्रूव कर रहा है जिसको दवा देने के बाद, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी दवा का चुनाव सही ढंग से हुआ है और वो दवा सही है। इस तरीके से जब डॉक्टर बोरिक साहब ने इसको लिखा कि मेंटल सिम्टम ऑफ्टेन द प्रीसीड फिजिकल वंस एंड देयर वैल्यू इन रेमेडी सिलेक्शन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। इस तरीके से डॉक्टर बोरिक साहब ने भी इसको फिजिकल के साथ में मेंटल को प्राथमिकता दिया। द इमोशनल स्फीयर फ्रीक्वेंटली डिटरमाइन द टोटलिटी। जो इमोशंस है उसको पूरी उसमें टोटलिटी में ये आपका काफी लागू होता है। इसके बाद अलग अलग डॉक्टर बोनिंगसन, डॉक्टर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन हिज मेंटल सिम्टम। जो इंडिविजुअलिटी है, जो अगर हम इंडिविजुअल को समझना है तो उसकी जो है जो मेंटल सिम्टम उसको रिफ्लेक्ट करेगा, इस इंडिविजुअलिटी तभी करेक्ट होगा। ए करेक्ट रेमेडी ऑफ्टन रिवील इटसेल्फ थ्रू द इमोशनल चेंजेस। अगर रेमेडी, अगर दवा का सिलेक्शन सही है तो हमारा जो है ये इमोशनल लेवल पे ये चीजें चेंज दिखाई देगी। डॉक्टर सीएम बोरिक ने लिखा, स्ट्राइकिंग मेंटल मोडालिटीज हेल्प अस रीच द सेंटर ऑफ द केस क्विकली। अगर मोडालिटीज में अगर मेंटल सिम्टम, उन्होंने मोडालिटीज को क्योंकि प्राथमिकता दिया था, तो उसने इस मेंटल को भी अगर इम्प्रूव हो रहा है तो ये केस आपका सही जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने लिखा। और डॉक्टर नैश और डॉक्टर क्लार्क ने भी अपनी अपनी वो चीजें दी कि गिव इम्पोर्टेंट टू द मेंटल पिक्चर, इट इज ऑफ्टन द डिसाइडिंग फैक्टर। ये प्राय पूरी तरीके से डिसाइड करता है मेंटल पिक्चर आपके केस को। और डॉक्टर क्लार्क, मेंटल स्टेट आर की नोट टू मेनी रेमेडी एंड शुड नेवर बी
इग्नोर्ड, कभी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं मेंटल स्टेट को। इस तरीके से डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स ने भी अपनी उसमें फिलॉसफी में लिखा, द मेंटल images of the patient is the most accurate expression of the disturbed vital force। अगर मेंटल इमेज को बहुत ही प्राथमिकता दिया, अगर वो डिस्टर्ब है तो वो इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा बीमारी में। एंड इन ए ट्रू क्योर द माइंड क्लियर बिफोर द बॉडी हील। अगर आपकी दवा सही है और अगर आपने दवा का सिलेक्शन सही किया तो पहले माइंड को वो हील करेगा, बॉडी हील के पहले माइंड को सही करेगा, मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करेगा। इस तरीके से मेंटल स्टेट को हम लोग ने समझा। मेंटल स्टेट क्यों जरूरी है, किस लिए इसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट है। होम्योपैथी गिव प्रायोरिटी टू द मेंटल स्टेट बिकॉज द पर्सन फुल नेचर इज रिवील्ड एंड इजीली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल को समझना है, अगर हम किसी पेशेंट को, कि हमारी पैथी जो है इंडिविजुअलाइजेशन की है, के ऊपर डिपेंड है। एक पेशेंट को अगर हमें एक इंडिविजुअल को समझना है तो हमें मेंटल स्टेट को उसको समझना जरूरी है। द करेक्ट एंड सिमिलम सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन इज पॉसिबल। द रूट ऑफ द डिजीज कैन बी रीच्ड। परमानेंट ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ। लास्ट में केंट समरी प्रिंसिपल्स में बता है कि मेंटल स्टेट इज द हाईएस्ट एंड डीपेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिजीज। जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ही हाईएस्ट एंड डीपेस्ट इंडिकेटर है डिजीज का, अगर वो किस तरीके की स्थिति में पेशेंट है। ए रेमेडी इज ट्रूली करेक्ट ओनली व्हेन इट मैचेस द मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्योर। मेंटल स्टेट शो डिविएशन ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द पेशेंट्स नॉर्मल नेचर। ये इस तरीके से ये पॉइंट्स, जो मेंटल स्टेट है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस मेंटल स्टेट के माध्यम से कई केसेस को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उसके नेचर से, उसके स्टेट से कई केसेस, अच्छे से अच्छे केसेस आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्रॉनिक केस से लेके एक्यूट केस भी। एक छोटा सा केस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो 2 से 3 मिनट का है, उसको देखते हैं। मैं जो है ये केस को किस तरीके से मैंने हैंडल किया और क्या किया। एक फीवर का केस है। पेशेंट बोला कि मुझे रात को बुखार आ गई और एक कॉम्बी फ्लेम खा लिए और सुबह मेरे पास आया। मैंने इनको मतलब 2-3 पॉइंट केवल समझा। एक तो रात को बुखार आ गया, सुबह में आए, उठने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल चलने का मन नहीं कर रहा, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। और ये जो उठने का मन नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्वेशन में ये था कि ये अपने अकेले आए हैं, किसी के साथ नहीं आए हैं। और अब ये गाड़ी चला के बाइक से आए थे। मैं जो कैमरा है लगा, मैं देखा तो मैंने 3 चीजें इसमें तय किया। एक, बेड रिमेन डिजायर, दूसरा टॉर्पर, और तीसरा हाई स्पिरिटेड। मैंने इसके बाद इनको इसमें ही मैंने उसको बोल दिया अपने अटेंडेंट को जो मेरे साथ है कि इसकी दवा बनाओ, और मैंने इसको दवा दिया। इसका फॉलोअप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद का फॉलोअप है। लेकिन अब यह है कि आपकी दिन भर की दवाई के बाद शाम को हमें ऐसा लगा कि सुबह कितनी हो जाएगी, तो दिन भर में ही ठीक हो। नहीं, बिल्कुल इनको ये बिल्कुल ठीक हो गए। और इनको मैंने हाइसोमस दिया था, 3 रूब्रिक्स लिया था, बेड रिमेन डिजायर, टॉर्पर और हाई स्पिरिटेड। हाई स्पिरिटेड इसलिए लिया था कि ये उठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप अकेले आए
अपनी स्पीड को बढ़ा के, और फीवर ज़्यादा था, कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बिस्तर पर लेटे रहने का मन था, उसको छोड़ने का बिस्तर का मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने ये तीनों रूबीस लेके इनको हाइसोमस दिया था। बहुत ही एक्यूट केस था। मैं दूसरा केस एक शेयर कर रहा हूँ। ये एक लेडीज का केस है। मैं इसका फॉलोअप वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसको केस को मैं पढ़ रहा हूँ। एक लेडीज है जिसको सफ़ेद दाग हुआ है। वो मेरे पास आती है, बोलती है कि सर मेरे चेहरे और गर्दन पर सफ़ेद दाग है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा कि ये कब से हुआ है? ऐसे तो पेशेंट बोली ऐसे तो थोड़ा बहुत 3 महीने से दिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ और है, लेकिन अभी 2 महीने से पूरा दिखाई देने लगा है। 2 महीने से पूरा दिखाई देने लगा है। जब से दिखाई देने लगा है मुझे बहुत चिंता हो गई है। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या चिंता हो गई है? उस पेशेंट बोलती है कि मुझे चिंता हो गई कि लोग क्या कहेंगे, यह दाग अच्छा नहीं होता, न लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। फिर मैं पूछा कि मैं समझा नहीं क्या मतलब? पेशेंट बोलती है कि मुझे बुरा लगता है, यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे देखने में बहुत खराब लगता है। मुझे जब से यह दिखाई देने लगा है मुझे नींद नहीं आती है। मैं यह अकेले में सोचती रहती हूँ, काम में मन नहीं लगता है, मेरा दिमाग इसी में चला जाता है कि यह कैसे ठीक होगा। फिर मैं पूछा कोई इलाज लिया? पेशेंट बोलती है सर मैं लखनऊ में अभी शिफ्ट हुई हूँ और मुझे पता नहीं था कि कोई डॉक्टर का, मैं पता कर रही थी कि यहाँ किसको दिखाऊं, तो पड़ोस में पता चला कि बताया गया कि आपसे दिखाने के लिए आप अच्छे डॉक्टर हैं। अभी गांव में थी तो मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उसने बोला कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन दवा वहाँ लिया, इसके बाद यहाँ आ गई और गांव में नहीं जा पाई, इसीलिए किसी से ट्रीटमेंट अभी नहीं ले पाई हूँ। बट मुझे चिंता बनी रहती है कि इसे किस तरीके से, कहीं इसी तरीके से रहा तो और भी बढ़ जाएगा। पेशेंट फिर मैंने पूछा आपने बोला कि मुझे खराब लगता है, आपको क्या खराब लगता है? पेशेंट बोलती है कि मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यह कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा। मुझे कोई अगर बोल देता है तो और खराब लगता है, लेकिन पहले मेरे चेहरे पे नहीं था, और मैं जब शीशे में देखती हूँ तो मुझे बड़ी उलझन होने लगती है। लोगों से कहने से ज़्यादा मुझे खुद ही दिक्कत होने लग रही है। पहले मैं पहले मैं जब शीशे में देखती हूँ तो मुझे बड़ी उलझन होने लगती थी, लोगों से कहने से ज़्यादा मुझे खुद ही दिक्कत होने लग रही है। पहले मैं अवॉइड कर देती थी कि चलो ठीक हो जाएगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन अब यह तो मुझे सफ़ेद दाग पूरी तरीके से दिखाई देने लगा है और मैं रात में कई बार इसी के चक्कर में सो नहीं पाती हूँ, उलझन होने लगती है। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, ये उसने लास्ट में बोला। मैंने बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, दवा खाइए। ये केस था। इस केस को मैंने समझा। ये इसका एक मेंटल स्टेट ये बन रहा है कि इसको जब ये दिक्कत हुई तो शुरू में कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी, लगा कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई होगा, लेकिन जैसे इसको एहसास होता है, चेहरे पे भी थोड़ा सा आने लगता है। पहले गर्दन में था, थोड़ा पीछे साइड में था, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि जो है ये चेहरे पे दिख रहा है और जब देखने में इसको काफ़ी जो है दिक्कत होने लगी, तो फिर ये उलझन में आने लगी, फिर उसकी चिंता बढ़ गई और फिर ये सामाजिक तौर पे सोचने लगी कि ये जो है समाज में इसको अच्छा नहीं कहते और ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए।
और शुरुआती दौर में ये दवा अपने गांव में ली, और इसके बाद में फिर जब ये चीज़ें इसको नहीं मतलब ठीक यहाँ आने के बाद में दिखाना चाहती थी, और इस 2 महीने के अंदर में ज़्यादा बढ़ गया, तो वो मेरे पास आई थी। इसको मैंने सबसे पहले ये एक रूब्रिक्स मैंने लिया कि एक एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, दूसरा डेल्यूजन रेस्ट सी लुक इन मिरर वेन, एंड डेल्यूजन पीपुल सेइंग पीपुल, ये मिला के इसको मैंने नेट्रम्यूर दिया था। नेट्रम्यूर खाने के बाद में जो रिजल्ट आया वो मैं फॉलोअप में दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी काफी चेंज लग रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा काफी चेंज लग रहा। पहले से तो लग रहा है कि आप आधा से ज्यादा ठीक हो गई हो। कितने दिन हुआ दवा खाए? 22 दिन। 22 दिन आपका भी होगा और 15 दिन तरीका बुलाए। अच्छा, हाँ, यहाँ 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 हाँ, पहले एकदम चमक रहा था। काफी ठीक है। तो पहले से तो काफी ठीक हो गई। इतनी उम्मीद थी ठीक होने की? उम्मीद थी, तभी तो मुस्कुराता आ रहा है चेहरा। तो पहले दिन देखे थे हम उसको। हाँ, बताइए, अभी भी देखिए। हाँ, तो पहले दिन रो रही थी आप? तो देखिए नहीं, पहले दिन बहुत दिन से रो रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए, कहीं किसी को भी बताए। कितने दिन से तकलीफ थी ये टोटल लगभग? 1 2 3 यहाँ आने सबसे ज्यादा 6 महीने से तकलीफ थी आपको? 5 से 6 महीने आपका बर्दाश्त हुआ। हम अपने जैसे को दिखाई दे सबसे हमको है। हाँ, शुरुआत आपने 5 से 6 महीने। हाँ, वही तो बोले, जो मेरा हमको दिखाई दिया। देखिए डॉक्टर से भी होता है, दूसरा की जल्दी से दिखाई देता है, आपने जल्दी से नहीं दिखाई देता है। वही काम करेंगे तो हमको नहीं दिखाई देगा, वही कोई दूसरा करेगा तो हम उसको गलत दिखाएंगे। अब आपको बात कितने नजदीक से भी आपको लग नहीं रहा कोई चीज चेहरे पे हो, पूरा तो दूर से दिखाई दे। जब भी हम आईने में देखते थे तभी भी हमको बहुत टेंशन हुई। हम जल्दी से आईने उठा के नहीं देखते थे, आईना में उठा के नहीं देखते जितना हम लोग देखते हैं। तो काफी ठीक हो गया तो आप तो खुश हो? बहुत खुश है डॉक्टर, जब तक दवा चलेगी तब तक चलाएंगे। खुश रहो, बस सही रहो। पूरा ये है डॉक्टर कि मेरा देश के थोड़ा सीरियस पड़े शरीर था, तो हम सोच रहे कि ये मैंने मान लीजिए कुछ हो जाए, हम मेडिकल कॉलेज में भर्ती पूरा सीरियस था। तो ये नेट्रम्यूर इसको मैंने दिया, और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। फॉलोअप में भी देखें कि वो शीशा तक नहीं देखना चाह रही थी, अपना चेहरा भी नहीं देखना चाह रही थी। और इस केस की जो एंट्री पॉइंट थी यही कि उसको जो है अपना चेहरा देखने में खराब लग रहा था, डेल्यूजन रेस्ट लुक इन मिरर और एलिमेंट फॉर एम्ब्रेसमेंट, ये नेट्रम्यूर की स्थिति में इसकी बनती थी, और बहुत ही अच्छा वर्क किया। तो मेंटल स्टेट अगर हम समझ लेते हैं, अगर मेंटल स्टेट हमें पता लग पाता है, अगर हम उसको अच्छे से समझने में कामयाब होते हैं, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है किसी भी केस में। और चलिए मैं एक केस और आपको शेयर करता हूं अपना। एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस का केस है, वो केस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये केस है, ये पेशेंट के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि ये पहले भी से हमारे यहाँ आते जाते थे, और इनको पहले थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी तो आ जाते थे, और इनको मेरे ऊपर विश्वास पहले से ही था। और इनको जब ये दिक्कत हुई तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मेरा क्लिनिक है, बट इनके यहीं पे आए दिखाने। तो इसको भी हमने समझा, और जब ये आए तो मैंने पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है।
पेशेंट बोला मेरे चक्कर बहुत तेज आ रहा है और पेट में थोड़ा मरोड़ गैस की दिक्कत है और उल्टी सा हो जाएगा ऐसा लगता है। पेशेंट बोलते हैं कि मैं बोला कि पेट में क्या होने लगता है। पेशेंट बोला पेट में अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, उल्टी जैसा मन भी होता है, लेटने से आराम मिलता है, सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ करने उठते हैं मन मिचली जैसा होने लगता है, उल्टी सा होता है, पेट में दिक्कत शुरू हो जाता है जब बैठते हैं तो। मतलब ये बताना सेंस ये चाह रहे थे कि जब हम बैठते हैं तो ये सब चीजें दिक्कत होने लगती है और लेटे रहते हैं तो हमें ठीक लगता है, लेटे रहने से हमारी दिक्कत कम हो जाती है, लगभग ठीक ही रहते हैं लेटे रहने पे। फिर मैंने पूछा कि कब से दिक्कत हो रही है। पेशेंट बोलते हैं आज सुबह से ही दिक्कत ज्यादा हो रही है। हमने पूछा कि इससे पहले सब ठीक ठाक था। तो पेशेंट बोलता है कि हाँ सर सब ठीक ठाक था, कल दिन भर सारा काम किए तब तक ठीक ठाक। आज सुबह दुकान के लिए घर से निकले और दुकान पर जब पहुंचे तब मुझे थोड़ा चक्कर शुरू हो गया और फिर मैंने आराम किया, लेकिन फिर भी मेरी तकलीफ बढ़ती चली गई। करीब 4 बजे तक हम शॉप अपना नहीं खोल पाए, अपने उसी तरह रहे। डॉक्टर, जब हम पूछे कि शाम 4 बजे तक वहीं रहे, तो बोले हाँ 4 बजे तक वहीं रहे, आज दुकान नहीं खोल पाए। शाम को कहीं 5 बजे जब देखा कि तकलीफ बढ़ गया और उठकर चल नहीं पा रहे हैं, तब मैंने अपने बच्चे को फोन कर बुलाए और 2 लोग मुझे आपके पास लेकर आए। इसका जो है मतलब लगभग 11-12 बजे अपने दुकान पे पहुंचे थे और उनको चक्कर आ रहा था और बार बार वो वेट कर रहे थे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनका 4 से 5 घंटे कुछ भी नहीं हुआ। तब जाके अपने बेटे को फोन करके 5 बजे तक उनका बेटा पहुंचा, फिर इसके बाद मेरे पास शाम को 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक हमारे पास आए। फिर मैंने पूछा क्या अभी तक वहीं पर थे? बोले हाँ वहीं पे थे, हम शॉप पे ही थे। जी हाँ, अ, अभी आ रहे हैं आप ही के क्लिनिक पे। मतलब जब शॉप से सीधे डायरेक्ट मेरे क्लिनिक पे आए, कोई दवा भी नहीं खाई अभी तक। तो पेशेंट बोला "हम्म, कोई दवा भी नहीं खाई अभी तक"। पेशेंट से पूछा तो बोला कि हाँ नहीं कुछ नहीं खाया। कोई घबराहट भी हो रही है? बोले नहीं कोई घबराहट नहीं हो रही है, बस जब उठ के बैठते हैं तब पसीना आ जाता है और एकदम से चक्कर आने लगता है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। फिर मैंने पूछा चक्कर भी आता है? बोले हाँ चक्कर तो आता ही है। लेटे रहने पे आराम मिल जाता है? बोले हाँ लेटे रहने पे आराम मिल जाता है। तो मैंने बोला कि चिंता कुछ अंदर से हो रही है तकलीफ को लेके? तो पेशेंट बोलता है नहीं कोई चिंता नहीं है, मन कह रहा है अंदर से कि सर्वाइकल का अटैक हो गया है। और अभी मैंने बोला ठीक है अभी दवा देते हैं आराम मिलेगा। और उनका एक फॉलोअप मैंने आधे घंटे 45 मिनट बाद का दवा देने के बाद में लिया था, तो उनको काफी आराम हो गया था। जो भी दवा मैंने सेलेक्ट करके जो दिया उसके बाद में उनको आराम मिल गया था। तो मैं इस केस में 2-3 पॉइंट पे मेरा जो माइंड गया कि ये इसमें सबसे ज्यादा क्या सोचने वाली बात है। तो मैंने सोचा कि जो बंदा सुबह से लगभग 11 बजे से लेके 4 बजे तक इंतजार करता रहा, तो ये हमें वेल्थ की फीलिंग दिलाता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, चलो अब ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक तो वेल्थ समझा। दूसरा, मेरे पास इतने दूर तक आने का, कि मेरे ही पास वहां पे कईयों आसपास में डॉक्टर थे, लेकिन उनको मेरे ऊपर ही आना था, मेरे पास ही आना था कि चलो वहीं ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे आए तो मैंने लाइट लिया था, लाइट डिजायर। और इसके बाद इसमें बोले कि जो है हम लेटे रहने पे आराम मिलता है, तो मैंने लेइंग एम्बलिएट लिया था माइंड सेक्शन में। ये सारे रूबिक्स माइंड सेक्शन का है। और इनको मैंने बेलाडोना 200 की 3 डोज दी थी उस समय। और इसके बाद इसका फॉलोअप देखिए अगले दिन का।
थोड़ी देर बाद उठा चक्कर फिर उसी का फिर उसके बाद में जब देखा कि नया मिला है तो प्रॉपर में किया नया मिला बैठने की कोशिश किया लगभग धीरे धीरे इस तरह लेटे लेटे मुझे कर दिया दो ये आराम मिले लेकिन वो आराम नहीं मिला जब 2 बजे मैं कोशिश किया तो फिर बैठा और बैठ गया था तो मशीन में तो पेट में कुछ बड़ा तेज तरीका कैसे शुरू हुआ उसके बाद तो ओके तो वो ये था मुझे कुछ खाना नहीं था कल तक चले गया और केवल पानी क्योंकि जो तो मैं पकड़ के तो मेरा ले गया कहने तो थोड़ा सा आराम महसूस हुआ तो फिर बैठा फिर उल्टी हुई ये तो करते कराते मुझे 4 बज गया मैं सोच रहा था कि थोड़ा आराम मिले तो मैं छोड़ करके थोड़ा निकल जाऊँ और लेकिन तो देखा कि अब मैं उठ नहीं सकता हूँ चल तो कोई बच्चा उत्पन्न किया तो बच्चे के लिए खा के गए तो वो लगभग पहुंचे 5:30 तो हाँ तो मतलब सुबह शाम हो गई 5:30 बजे तो पहुंचे तो देखे तो अब मैं उसे उठाया उठा फिर हो गई लेकिन वो लेट से चल रही गड़बड़ किसकी हो गई तो वो परेशान हो गए तो गए उनको ऐसे तो दवा देते हैं उसको खा लीजिए 11 बजे खा लीजिए ले जाए पेशेंट से कोई का नहीं मैं थोड़ा जिंदगी तक क्या करें धीरे धीरे 6:30 बज गए उसके पास एक दिन का उसके 2 बजे सोनी खाया थोड़ी सी कोई अंतर नहीं पड़ रहा था कोई खैर उल्टी थोड़ी सी रुकी तो उसके बोला कहीं क्या करें जैसे करें मोटरसाइकिल से गए थे मोटरसाइकिल पर 20 मिनट को बैठा है पीछे पकड़ के चला सीढ़ी रहता है चलो दो लोग पकड़ दो लोग पकड़ के दूसरे क्या एक्सरसाइज जो है क्योंकि भाई लेते 3 पुड़िया दिया सब 5-5 मिनट पानी तो अगर पुड़िया खाए तो उसके सुबह पर लेते थे आपको नींद आ गई तो पुड़िया का कर सकते आधा घंटा बाद तो दवाई की जगह हमको लगी इनको हो गए तो कल गाड़ी भी चक्कर और उल्टी सब जगह बंद कैसे चक्कर पड़ा इनको दवा देने के बाद में जब मैं यहाँ दवा दिया तो ये सो गए थे गहरी नींद में ये बताना भूल गए मैं उस दिन का फॉलोअप मैं नहीं दिखा रहा हूँ अगले दिन का दिखा रहा हूँ तो ये ठीक हो गए और इस तरीके से मैंने इनको जो है बेलाडोना 2C 3 डोज दिया था और इसी से इनको ठीक ठाक हो गए और मैंने बाद में इनको बोला कि बस आप एक्सरसाइज करिए थोड़ा सा कॉलर लगाइए ठीक ठाक रहेंगे। एक केस और मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ जो एक डायरिया का केस है अभी और डायरिया का केस था उसके बाद का ये दिक्कत इनको हुआ ये केस देखिए पेशेंट आया मेरे पास मैंने पूछा क्या तकलीफ है बोला कि कई बार पेचिश या डायरिया हुआ है मैंने पूछा पेचिश या आओ तो बोला नहीं पानी की तरह बार बार लूज मोशन हो रहा है 2 दिन पहले बटालियन में परेड थी ये पुलिस विभाग के हैं तो सुबह 6 बजे उसमें गए थे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी और जब मेरे जो दल नायक साहब से कहा कि सर बहुत दिक्कत हो रही है पेट में दर्द हो रहा है उनके सामने भी 4-5 बार लूज मोशन के लिए मैं गया था उन्होंने कहा कि थोड़ा साइड में आराम कर लें थोड़ी देर बैठ जाइए उसके कुछ देर बाद दल नायक साहब आए उन्होंने देखा हमसे पूछा क्या हो गया
तब हमने कहा कि कल से दिक्कत और कमजोरी हो गई है, कमजोरी हो गई है। तब तब उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी मंगवाई और मुझे हॉस्पिटल में ले गए, जहां पे मुझे भर्ती हुए। वहां अस्पताल में 90% लोग सिर्फ सांस के दिक्कत वाले थे। वहां पे वो थे, वहां पे ज्यादातर सांस की दिक्कत थी, चल रही थी। फिर मैंने पूछा अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है, अभी आपको क्या दिक्कत हो रही है? तो बोले नाक में पूरा जाम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रहा है। मैंने पूछा सांस फूलने के अलावा और कुछ दिक्कत हो रही है? पेशेंट बोला कमजोरी हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर फिलहाल सबसे ज्यादा कौन सी दिक्कत हो रही है, मैंने पूछा। बोले गले में खराश, रुकावट और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर मैंने इसमें आपका मन क्या कह रहा अंदर से, मैंने पूछा कैसा लग रहा? पेशेंट बोला बस लेटे रहूं, आराम करता रहूं, सोने पर सपने में पता नहीं क्या क्या दिखता है। ये जो सोने पे बोल रहे थे, ये सोना उनका केवल आंख बंद करना है, नींद नहीं आ रही थी। बाद में मैंने क्लियर किया तो इनको ये पता चला कि नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। जैसे ही आंख बंद करते हैं तो इनको इस तरीके का दिखाई दे, समझ में आता है। मच्छरदानी भी लगाए तब भी नींद नहीं आई। ये मैंने कहा घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पेशेंट रोते हुए, अब ये जब ये सब चीजें बोलने लगा तो पेशेंट काफी रोने लगा। बोलने के बाद में उसको लग रहा कि मैं ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा, घबराहट हो रही है और कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होने रहा। मैंने पूछा कि आपके सीने में कुछ दर्द महसूस हो रहा है, भारीपन लग रहा है क्या, ऐसा इस तरीके से कर रहे हो? पेशेंट बोला सर हाँ, रोते ही हुए बोला। फिर मैं बोला कि क्या बीपी बढ़ा था रात को? तो पेशेंट बोला जब सोने गए थे तब हुआ, सो नहीं पाए अस्पताल में, मुझे डाकू चोर के सपने आ रहे थे। ये जो सपने आ रहे थे, ऐसा कुछ सपना नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रहा था। ये लेटे रहने को सोना बोल रहा था। बाद में क्लियर हुआ, इनके शब्द ऐसे थे, लेकिन वो क्लियर किया लास्ट में। तो हमने कहा क्या हो गया? तो जैसे लग रहा कि कोई तलवार लेकर मार देगा, इस तरीके का, हम जैसे आंख बंद करते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा। फिर हमने पूछा कि नींद की दिक्कत कब से हो रही है? तो ये बोला यह डायरिया जब से हुआ तब से ज्यादा हो गई है। तो मैंने पूछा कि अंदर से डर है कोई? बोला जी डर हाँ है। फिर सबसे ज्यादा किस बात का डर लग रहा? तो ये बोले कि ऐसा लग रहा कि हम मर जाएंगे। इस केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सारे चीजें बोलने के बाद में मैं 1 मिनट का क्लिप दिखाऊंगा आपको, कि ये सब लेने के बाद में जब मैं सोचने लगा कि इसको डायरिया है, तो बिल्कुल ही केस बिल्कुल बदल गया। इसमें सबसे ज्यादा ये मैंने मतलब ये डायरिया का तो बोल रहा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में था और जब हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया था, तो उस समय जो दवा इसको डायरिया के लिए चली, उसके बाद में इसको 3 से 4 दिन तक इसको कॉन्स्टिपेशन रहा, लूज मोशन बंद हो गया था। और जब लूज मोशन जब ठीक हो गया, उसको कॉन्स्टिपेटेड हो गया, तो ये इसको तकलीफ होने लगी। ये सारी तकलीफ मतलब ड्यूरिंग द डायरिया नहीं है, ट्रीटमेंट होने के बाद का जो डायरिया का ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें दिक्कत आ रही है, ये लास्ट में क्लियर हुआ, ये सब चीज बोलने के बाद में। तो हम फिर चीजें को सोचे कि नहीं, ये चीजें तो अलग है। मैं 1 मिनट का इसका एक क्लिप दिखा रहा हूं, जो आपको बताएगा कि नहीं, ये सारी तकलीफ डायरिया के बाद ही शुरू हुई है। तो आगे उठने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही तो इंजेक्शन लगा दिए, तो उसके बाद ही जो वो डायरिया बंद हो गया। उसके जब आपको भी ये डायरिया हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था, तो वो लोग भर्ती कर दिए, एडमिट कर दिए। इसके बाद आपको उस समय तक ये सब दर्द सब पे उसमें कुछ नहीं आ रहा। और फिर जैसे ही आपका वो डायरिया बंद हो गया, उसके बाद ये सब दिक्कत आने लगी ना, दर्द हो रही है, सब घबराहट, ये सब नींद नहीं आ रही है, तभी से आ रही। तो ये सारी तकलीफ डायरिया की हॉस्पिटल में कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। कल हुआ था, लेकिन उधर 3 दिन वैसे नहीं हुआ। डायरिया के बाद 3 से 4 दिन तक लैट्रिन नहीं हुआ और पेट इनकी ठीक नहीं रह रहा है, और ये सारी दिक्कतें इसके साथ एसोसिएटेड है।
तो इसका लगे हाथ फॉलो अप भी देखते हैं, फिर इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। जो दिक्कत थी और जो थोड़ा हो गया आपके यहाँ, तो कल जो दिक्कत थी आज से कर दिया ठीक लगाना है, लेकिन ये ऐसा जिसे दिमाग से जो बोल रहे हैं लगा होता है कि जो दिखता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, भाई आंखों से भी पता है कि बढ़ जाए। कल जो दिक्कत करने के लिए कि आपको सांस लेने में दिक्कत नाक ब्लॉक हो गया है, नाक खुल गया तो गले में आराम दे कि मोबाइल में सब कुछ ज़्यादा चीज़ है और जो आँख बंद करके कोई इसमें मास्क रहेगा वो सारा काम नहीं सीखा बंद रात को सोच और जो रात को सोच एक बार उनके सोच दिखाते ना बहुत चीजें हो गया तो बाकी सारी चीजें जो बहुत कमजोरी लग रही थी वो कैसा कमजोरी हो लग रही है कमजोरी पड़ता है चीजें तो ऐसे कोई देर में सीधे उठे ऐसे उठता हूँ उठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बता है अभी जो है बेचैनी के साथ बेचैनी की अब दर्द जो लग रहा था आपको दवा खाने के बाद में क्या जैसे आपने और उसके बाद में तो दवा वो बात करते हो मैं तो आप बात करती हूँ और सुबह आपके तो कुल मिला के कल से और आज में कितना % ठीक हुआ? तो इस तरीके से ये इस तरीके से ये ठीक हुआ। मैंने इस केस में जो सोचा कि इसको डायरिया जो के ट्रीटमेंट चली है, पहले तो उल्टा सोच रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब मैं एक बार और कंफर्म किया कि डायरिया की दिक्कत तो नहीं है, कि यही हमें केस में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ये डायरिया चल रहा था, लास्ट में पता चला कि डायरिया नहीं, डायरिया तो ठीक ही हो चुका। डायरिया के बाद में जो दिक्कत हुई है, इसकी जब 4 से 5 दिन हो गया और उसके बाद में ये सारी दिक्कत, घबराहट, बेचैनी और नींद, और ये इसको ऐसा लगने लगा, डर, ये सारी चीजें जो है बाद में शुरू हुई है। यही मेंटल स्टेट ये बदलता है इस तरीके से चीजों को। किस मतलब जब डायरिया थी तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरिया जैसे हॉस्पिटलाइज हो गया, और हॉस्पिटल के बाद में जैसे ट्रीटमेंट हुआ और पेट में जो दिक्कत आ गई और इसको लैट्रिन नहीं हुआ, और इसके बाद में ये उलझने होने लगी, और उलझन और डर, ये सारी चीजें इसको होने लगी। तो मैंने जो है जो इसको समझा, ये 2-3 रूब्रिक्स इसमें मैंने लिया था। ये हाँ, ये इसको मैंने जो है फॉस्फेरिक एसिड फॉस दिया था। एसिड फॉस एक सिंगल मेडिसिन है। एसिड फॉस प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, डायरिया, सप्रेशन ऑफ प्रोस्टेशन ऑफ माइंड फ्रॉम, और फियर डेथ ऑफ प्रेशर इन हाइपोगैस्ट्रीम विथ, ये 3 रूब्रिक्स को लगाया था, जिसके बाद में मैंने इसको एसिड फॉस की 3 डोज दी थी। और जब ये आया था तो अपने एक साथी के साथ आया था, तो उसी समय उसको नींद जैसा लग रहा था, लेकिन बोला कि आवाज ज्यादा रहा था, नहीं सो पाए, लेकिन रात को सोया, घबराहट भी कम हो गई, गले में भी ठीक वो हो गया। एक्यूट केस था, अभी बिल्कुल ठीक ठाक है, एक बार फोन पे बात हुई थी। तो इस तरीके से
इस तरीके से जो है हम मेंटल स्टेट को अगर हम समझते हैं, माइंड को समझते हैं, माइंड के नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साइकोलॉजी को समझते हैं, और अगर उस नॉर्मल ह्यूमन बींग की साइकोलॉजी अगर मुझे पता है, और हमारे होम्योपैथी में जो अगर ह्यूमन साइकोलॉजी अगर बहुत ही अच्छे ढंग से अगर हमें अगर ज्ञान है, तो उसके स्टेट को भी हम अच्छी ढंग से समझ सकते हैं कि आखिर हम, क्योंकि हम तो डिस्कम्फर्ट ठीक करते हैं, और डिस्कम्फर्ट कुछ भी हो सकता है, और वो डिस्कम्फर्ट कोई भी पेशेंट को अगर नॉर्मल से बिलो या गया वो भी जो है दिक्कत है उसको, और नॉर्मल के ऊपर गया तो भी दिक्कत है। जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, कि हाइपो होगा तो भी दिक्कत है, हाइपर हुआ तो भी दिक्कत है। तो अगर हम कहीं पे भी अगर नॉर्मल फीलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा कंफर्ट लेवल चला जा रहा है और हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो हम उस चीज को सही से अगर एनालिसिस करते हैं, माइंड को सही से समझते हैं, उसके स्टेट को सही से समझते हैं, तो हमारी दवा हर स्टेट में, क्योंकि जब हम कोई एक मेडिसिन देते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हम बेलाडोना दे रहे हैं तो सारे बेलाडोना के सिम्टम्स उस पेशेंट में दिखे, या ब्रायोनिया दे रहे हैं, या एसिड फॉस दे रहे हैं, या पल्सेटिला दे रहे हैं, कभी ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि हर स्टेट एक अलग उसके व्यू को दिखाता है। क्या उसके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन हुआ, किस तरीके से उसके जीवन में अप एंड डाउन हुआ, हम उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है और नहीं हो पा रहा है, वो सारा रिएक्शन हमारा माइंड करता है, और मन ही सबसे पहले रिएक्ट करता है, शरीर बाद में, पहले मन। और मन ही की ऊर्जा से हम पत्थर पे दूब उगाते हैं, मन ही की ऊर्जा से सब कुछ पाते हैं। तो हम इसको नहीं, इसके बगैर होम्योपैथी की कल्पना करना भी मतलब बेकार है। अगर होम्योपैथी को अगर कल्पना करना है तो माइंड को भी कल्पना करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअलाइजेशन वहीं से संभव है। और मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं जो आप लोगों ने सुना, और मुझे ये IFPH को भी धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने गुरु डॉक्टर सहानी सर को चरण स्पर्श करता हूं कि उनके माध्यम से मैं बहुत ही कुछ चीजें मुझे मिली है और निरंतर मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन ट्रूली एनलाइटनिंग रहा। मेंटल स्टेट के रोल और क्लिनिकल केसेस के थ्रू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दोनों बहुत वैल्यूएबल थे। आपकी साइकेट्री एक्सपर्टीज और रेपर्टरी माइंड सेक्शन में कमांड ने आज के सेशन को बहुत इंसाइटफुल बना दिया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच प्रैक्टिकल नॉलेज विद अस। सर, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। विटिलिगो केस के ऊपर एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, पोटेंसी एंड ड्यूरेशन इन विटिलिगो, जो केस आप बता रहे थे विटिलिगो का। मैं बिल्कुल ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की लाइन बोलूंगा कि अगर आप अगर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में आपने पढ़ा है कि हायर सब्सिबिलिटी हायर पोटेंसी, लो सब्सिबिलिटी लो पोटेंसी, आप उसको ज़्यादा फॉलो करिए, ज़्यादा सही होगा। आप उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप अगर 200 अगर मैंने दिया तो आप ये मत सोचिए कि 200 के बाद 1M मैं नहीं दे सकता हूँ। 200 सेफ है। इसलिए स्किन के इरप्शन में ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं ज़्यादा हाई पोटेंसी में नहीं जाता हूँ। लो पोटेंसी 30 और 200 का ज़्यादा रहता है। या अगर कोई मेडिसिन का अगर मिनरल किंगडम का है या एनिमल किंगडम का है तो उस हिसाब से फिर सोचना पड़ता है। जो हमारी फिलॉसफी है उसको हम लेके ही चलेंगे, चाहे आप सिलेक्शन से मिनिमम कुछ भी करिए। कई बार पोटेंसी का भी बहुत फर्क पड़ता है, आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन मेडिसिन का सही है तो पोटेंसी का भी सही हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। जी सर, बिल्कुल। तो आई होप और किसी के कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, वैसे हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर खत्म करते हैं सेशन को सर। थैंक यू वेरी मच सर, अगेन थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। IFPH को भी थैंक यू, और कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। इंग्लिश टीम, यू कैन टेक ओवर। धनेश सर।